किसी भी जगह का अगर कृषि गड़बड़ाता है, कहीं का भी, चाहे बिहार का हो, भारत का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, कोई देश हो, कोई राज्य हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हो, तो वहां पर हर एक चीज ठप पड़ जाएगा। कृषि नहीं होगा तो लाइफ नहीं चलेगा, भोजन नहीं मिल पाएगा। और कृषि पर जितना उद्योग धंधा है वो सारा चौपट, क्योंकि कृषि नहीं रहेगा तो फिर कृषि से उद्योग धंधा कैसे चलेगा। और तुम ये चीज समझ सकते हो, लगभग 80% से भी ज्यादा कृषि पर ही डिपेंडेंट उद्योग धंधा चलता है। कुछ ही उद्योग धंधा है जो खनिज के आधारित है, मतलब जमीन से नीचे से खनिज निकलता है, तेल बनना, पेट्रोल, गैस, ये सब चीजें बनना। लेकिन बाकी जितना भी दुनिया में फैक्ट्रीज चलता है लगभग सब कृषि पर चलता है। खाली जो सब लोहा टीना ये सब चलता है ना, वो सब खनिज से अंदर से जमीन से निकलेगा, उसको फिल्टर करेगा तब फिर लोहा टीना ये सब बनेगा। लेकिन बाकी जो चीजें है, कपड़ा लत्ता ले लो, जूता चप्पल, चप्पल तो खैर वो खनिज में आ जाएगा। मतलब कि जूता, ये सब भी जो चीजें है ये सब भी कृषि से ही रिलेटेड चीजें है। कंबल बनना, कपड़ा में जितना चीजें है सारा चीजें कृषि से रिलेटेड है। और कृषि में अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा समझ रहे हैं खेती के बारे में। अभी और आगे जब पढ़ेंगे ना, 10 में जाएंगे तब बताएंगे कि कृषि माने कि सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं होता है। कृषि में बहुत सारा चीजें शामिल होता है। पशुपालन करना, मतलब कि जानवर को पोसना, पालना, बेचना, उनका इस्तेमाल करना, भेड़ वगैरह चराना। मतलब कि खेती में बहुत सारा चीजें शामिल होता है। जो लोग खेती से रिलेटेड ही काम करता है, मतलब कि सब खेत से आसपास के काम रहेगा, वो सबको भी खेती माना जाता है, कृषि के अंतर्गत माना जाता है। तो वो सब चीजें 10 क्लास में थोड़ा सा समझाएंगे एक्स्ट्रा करके, या इसमें मिलेगा और आगे तो देखेंगे। हालांकि इसमें नहीं होगा, 10 क्लास में ही होगा ये सब चीजें। यहाँ पर हमने जो भी कुछ सीखा है कृषि के बारे में, कृषि का डेफिनेशन, कृषि पर लोग डिपेंड हैं। गांव में तो अधिकतर 80% से भी ज्यादा लोग कृषि पर ही डिपेंडेंट है। बिना कृषि के उन लोग का लाइफ नहीं चल पाएगा। हम लोग का ही गांव में अगर उठा के देख सकते हैं, किसी का भी लाइफ जिसके पास में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो वो लोग चलो हटाओ भाई रे, खेती है खेती करेंगे। अगर पढ़ लिख भी लिया, नौकरी नहीं मिला, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है कि चलो हम खेती करेंगे, थोड़ा अच्छा ढंग से करेंगे, जैसे लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके करेंगे, थोड़ा ज़्यादा उपज करेंगे। तो पढ़े लिखे लोगों का कृषि करने का स्टाइल ही अलग होता है, और अनपढ़ लोग जो होंगे वो अपना तरीका से कृषि करता है। हमने यहाँ पर ये भी समझा था कि बिहार में कृषि का महत्व क्या क्या है। बिहार में अगर कृषि नहीं रहेगा तो काफी नुकसान हो सकता है, और कृषि रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो राज्य की आय में बढ़ोतरी होता है, रोजगार मिलता है, औद्योगिक विकास भी होता है, सरकार का आय भी बढ़ता है, और जितना भी योजना चलता है वो सब भी चीजें सफल रहता है कृषि के बदौलत। इसके बाद हमारे पास में है कि भाई कृषि कुछ ऐसा चीज है कृषि में जो कृषि को पीछे कर रहा है। कृषि को पीछे कर रहा है तो किसकी वजह से पीछे है कृषि, और इसको आगे कैसे ले जाएंगे। दो चीजें, इसके बारे में हमने पहले एक बार कहानी सुनाया था, और वही कहानी फिर से रिपीट कर सकते हैं। कि एक आदमी जो कंपनी वाला था, कंपनी नुकसान में जा रहा था, और उसको फिर ठीक करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले हमको देखेंगे कि कंपनी में क्या क्या कमियां हैं, और उस चीज को हम गलतियां नहीं करेंगे, कमियों को हटा देंगे, बात खत्म है, कंपनी ग्रोथ कर जाएगा। ये हमने कहानी एक बार पहले सुनाया था। एग्जैक्टली वही काम यहाँ भी करेंगे। कृषि पीछे क्यों है, लोग इस पर तो डिपेंड है, लेकिन कृषि में सफल लोग नहीं है ना। तुम किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लो, लोग कह रहा है कि खेती किए, बाढ़ आ गया, पूरा फसल बर्बाद, आदमी रो रहा है, बहुत सारा किसान तो आत्महत्या कर ले रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों आखिर ये सब घटना घट रहा है। और बहुत सारा लोग खेती लगाया, पैसा लगाया था 10,000, और उसमें 5,000 भी नहीं आ पाया, पूंजी से भी ज्यादा खर्चा हो गया। मतलब जितना पूंजी लगाया लाभ मिला ही नहीं उतना, पूंजी ज्यादा खर्चा हुआ और वापस मिला नहीं। तो लोग दुखी हो जाता है कि भाई हम इतना खर्चा किए थे खेती में, और रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं है। तुम लोग भी अगर कोई चीज खरीदते हो, उससे खूब मतलब पैसा लगा करके उससे वापस रिटर्न नहीं मिलता है, तो दुखी होता है कि फालतू में पैसा लगा दिए थे इतना, ऐसा लगता है। तो क्या कारण है कृषि को पीछे रहने का, उसको हम कैसे आगे ला सकते हैं, मतलब कि कैसे उस चीज को दूर करेंगे ताकि मेरा कृषि और ढंग से ठीक हो जाए। अब यही चीज समझ में आने वाला है, ठीक है ना।
इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग एक किसान के बाल बच्चा है, हम लोग को पता होना चाहिए कृषि में ये गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कभी खेती बाड़ी में बर्बादी हो सकता है। अब अगर बड़ा पैमाना पर खेती करते हैं, मतलब 10 एकड़ 20 एकड़ 1000 एकड़ में, ऐसे वो लोग खेती का मतलब समझता है। उन लोग का जो खेती का स्टाइल होगा ना, वो नॉर्मल हम लोग के जैसा मैच ही नहीं करेगा, उन लोग एकदम एडवांस तरीका से चलेगा। और वही लोग होते हैं करोड़ों कमाने वाले, खेती से सिर्फ बहुत पैसा कमाते हैं। और वही लोगों के बदौलत ही पूरा देश में जो पहुंचता है ना, अनाज वगैरह सब चीजें, राशन से वगैरह हम लोग को मिलता है, सब वही लोगों की बदौलत मिलता है। हम लोग तो भाई 10 कट्ठा में क्या कर लेंगे, अपना ही खर्चा नहीं चलाते तो राशन कहाँ से हम लोग बेचेंगे, किसी को कोई हमसे खरीदेगा। तो वही लोग बेचता है सस्ते दामों पर, और वही सरकार खरीदता है, फिर वही हम लोग को राशन के तौर पे मिलता है राशन दुकान में, सरकारी राशन दुकान में। ठीक, तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं बिहार में पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। कमेंट, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो पूछ सकता है ऐसे कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण को लिखे। तो जब भी हमको लिखने का बात आएगा तो हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में लिखेंगे कि बिहार में पिछड़े कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के निम्नलिखित कारण है, या कई कारण है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके यहाँ तक के पूरा। अगर इन सभी के बारे में बोल दिया जाए कि थोड़ा थोड़ा वर्णन भी करे, प्रकाश डाल ले, तो आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में लिखते जाना है जो अभी हम बोलने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो वो अपना मन से बोलना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ लाइन है तो वो आपको बोलना है। तो सुनिएगा ध्यान से, तब बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। पहला कारण जो है जिसकी वजह से बिहार का जो खेती है ना पीछे है, कृषि। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार। तो अत्यधिक भार मतलब कि बोझ, एक तरह से समझ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बेकारी वाला चैप्टर में भी ये देखे थे, गरीबी वाला चैप्टर में भी देखे थे, तीनों जगह पर ये आ गया है। बेरोजगारी भी है, उसका भी रीजन से बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा हुआ। गरीबी भी है, उसका भी कारण है ज्यादा जनसंख्या बढ़ा हुआ। जनसंख्या माने कि लोग ज्यादा है, जगह कम है और लोग ज्यादा है। कृषि में भी यही हो रहा है, कृषि अगर मेरा पीछे है ना तो लोग ज्यादा है। जैसे इसको समझते हैं भाई, एक फैमिली है, परिवार है, एक परिवार, और यहाँ पर ये दूसरा परिवार, नंबर 2 नंबर 1 मान लेते हैं। इसके घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है भाई, और खाने वाले 10, क्योंकि बाल बच्चा ज्यादा है ना। हम लोग के गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका बाल बच्चा दर्जनों में है, 12-12 गो बाल बच्चा, परिवार पूरा चलता है। और एक है भाई, ये वो कमाने वाले हैं, 2-3 गो फैमिली है बस, मियाँ बीबी और बाल बच्चा बस, मतलब 2-3 गो ही है, ज्यादा नहीं है। ये भी ये वो कमा रहे हैं, ये भी वो कमा रहे हैं, तो कौन अमीर हुआ? छोटा परिवार के पास कोई चीज का कमी नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो सबको अच्छा थाली में खाना मिलेगा, मतलब कि बढ़िया खाना मिलेगा। और यही जो है ना, क्योंकि 10 गो बाल बच्चा किसको खिलाना है, तो वही एक थाली में से भोजन को छोटा छोटा रूप में बांटना पड़ेगा, 10 बाल बच्चा को खिलाना पड़ेगा। तो ना ही उसका पोषण ढंग से हो पाएगा, नहीं उसको शिक्षा ढंग से मिल पाएगा। अगर एक व्यक्ति बीमार होगा तो सारा पैसा उसमें चला जाएगा। कमाने वाला एक ही वो है ना, पूरा फैमिली कर्जा में इसी वजह से डूब जाता है। हम लोग जितना भी पुराना फैमिली मेंबर है ना, हम लोग के सभी के मम्मी पापा बाल बच्चे बहुत ज्यादा किए हैं, किसी को 5 गो है, 7 गो है, 10 गो है, ऐसे है। अभी के लोग को समझदारी थोड़ा हो रहा है पढ़ने लिखने से, बाल बच्चे 1-2 गो रखे। आज जैसा ही ये चीजें लागू हुआ है, उस समय से सिचुएशन आपका सुधरने लगेगा। आपका सिचुएशन सुधरेगा, देश का सिचुएशन सुधरेगा, राज्य का सिचुएशन सुधरेगा। कोई भी एरिया में रहिए, वो सारा चीजें धीरे धीरे सुधरने लगता है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास संपत्ति हो जाएगा, खाने वाला कम मिलेगा, तो सब चीज बचेगा ना। तो बचेगा तो फायदा होगा ना, तब तो हम अपना लाइफ अच्छा ढंग से जी पाएंगे। खेती में भी सेम यही, ये इतना चीजें हमारे बेरोजगारी में भी मिला था और गरीबी में भी मिला था, और ये हम उस टाइम में भी समझाए थे। और खेती में भी यही है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। सपोज दैट, फिर से यही परिवार का एग्जांपल, एक परिवार में एक ही बेटा है या बेटी, जो भी है एक ही बच्चा है। जो बाप का खेती है ना, गार्जियन का, वो तो उसी का रहेगा। 2 गो हो गया है, तो वही खेत क्या होगा, अब 2 हिस्सा में बटेगा बड़ा होने के बाद बाल बच्चा का, क्योंकि सब लोग का अपना अपना स्टाइल है लाइफ जीने का। उसका बाल बच्चा होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी 2 रखेगा, तो फिर वहां खेती बटेगा। जब इस तरीके से खेती बंटवारा होगा तो खेती में आरी की संख्या ज्यादा होगा,
ठीक है ना, कियारी बढ़ता है ना जो आरी, तो आरी की संख्या ज्यादा होगा, और हर एक एक आरी एक एक फीट के होता है, 1 फीट से 2-2 फीट के बीच में आरी बनता है। उतना उतना जमीन हमारा फालतू में जाएगा, जितना ज्यादा आरी बटेगा उतना जमीन फालतू में जाएगा। तो फालतू में जाएगा तो उतना सारा बीज हमको होना चाहिए था पैदा, लेकिन उतना जगह तो ऐसे फालतू में पड़ा रह गया ना, तो नुकसान हो गया मेरा कृषि का। इसीलिए अधिकतर तुम ये देखा होगा कि जो बड़ा बड़ा कृषि करता है, बड़ा बड़ा जो खेती करता है ना, उसका खेत कभी छोटा क्यारी होगा ही नहीं। इतना बड़ा क्यारी होगा कि 1 बीघा का पूरा एक क्यारी होगा, उसमें पूरा ट्रैक्टर घूमेगा, पूरा 1 बीघा का एक क्यारी, और हम लोग के 1 बीघा में 10 क्यारी है। 10 क्यारी का एक एक फीट का तुम पूरा जोड़ लो कि एक एक फीट का जो आरी है ना हमारा, ये कितना जमीन को खा गया, और उतना में कितना बीज निकाल सकता था। तो गांव में कुछ लोग करते हैं कि ई अरिया पर एक गो लाहड़ डाल देते हैं, तो लाहड़ हो जाता है। फायदा, आरी का भी फायदा उठाना पड़ता है दोस्त, तो ये होता है। तो प्रॉब्लम यही है दोस्त कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड हो जाएगा, तो उसमें छिपा हुआ बेरोजगारी भी निकलेगा। जहां लोगों का जरूरत नहीं है वहां पर भी 4-5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे, तो उसको भी मजदूरी देना पड़ेगा, तो वो भी नुकसान में जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर सिचुएशन में कहीं पर भी, चाहे बेरोजगारी में देखे, गरीबी में देखे, कृषि में देखे, दुनिया के अर्थव्यवस्था के विकास की ओर देखे, जितना ज्यादा जनसंख्या जहां रहेगा वो उतना पीछे रहेगा। एकदम सिंपल सा। तो हमको क्या करना है, पहला कंट्रोल इसी चीज को करना है, तो ऑटोमेटिक हर चीज ठीक होने लगेगा, पहला काम। दूसरा में है भूमि का असमान वितरण। सभी के पास जमीन एक जैसा नहीं है, किसी पास में 10 एकड़ है, किसी पास में 1 कट्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक जैसा वितरण नहीं है। तो जिसके पास में खेती करने का स्किल है, जो खेती करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है। आज जरा पास खेती उती नहीं करना है, और आप पास हजारों एकड़ में जमीन ऐसा ही पड़ा हुआ है, और उसका कोई यूज नहीं, बस खरीद के रख लिया है कि मेरा जमीन है ये, और खेती तो हो ही नहीं रहा है। तो इसके वजह से नुकसान होगा भाई, क्योंकि कृषि नहीं हो रहा है ना, तो वो पड़ा हुआ ऐसा ही सड़ा हुआ है, पड़ा पड़ा जमीन रखा हुआ है, उससे कोई फायदा ही हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये भी हमारा कृषि में पीछे जाएंगे ना, फिर जमीन हमारे पास है और हम जमीन का कुछ इस्तेमाल नहीं, तो जमीन ऐसी पड़ल पड़ल बेकार हो रहा है। उसमें बीज लगाते, फसल लगाते, तो कुछ होता, तो कुछ तो निकलता ना उसमें से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो ये नुकसान ही हुआ ना। उतना अगर बड़े बड़े लोगों के पास में उतना उतना जमीन ऐसा ही पड़ा हुआ रह जाए, और हमारे देश में अनाज की कमी हो जाए, तब तो फिर उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। अगर आप जमीन रखे थे तो आपको खेती करवाना चाहिए, आप नहीं करेंगे तो करवाइए लोगों से, ताकि वहां से अनाज निकले और हमारे देश में ही रहे, जरूरत पड़े तो उसको सभी लोगों के पास में पहुंचे। अब अगर जरूरत से ज्यादा है तो हम उसको बेच करके और अर्थव्यवस्था में सुधार करें। जस्ट ये चीजें हैं। तो ये भी एक कारण है सर कि सभी लोग के पास में जमीन बराबर नहीं है, जिसको पास जो चीज होना चाहिए नहीं है, जिसकी वजह से बेचारा क्या ही कर सकता है। आज जेरा पास नहीं होना चाहिए, और पास सब कुछ है। तीसरा नंबर है मानसून पर निर्भरता। मानसून मैंने मौसम समझ लीजिए एक तरह से, मौसम ऋतु, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि ऐसे इसके बारे में चैप्टर एक बनाया गया है, 4 नंबर, तीसरा ये चौथा चैप्टर है, भूगोल में पढ़ाएंगे वो आने वाले टाइम में। ऋतु मैंने मौसम के बारे में। तो हम लोग जितना भी कृषि पर डिपेंडेंट है, बिहार में स्पेशली, या कह लो कि हर जगह पर लगभग ऐसा ही सिचुएशन चलता है कि मौसम जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। बारिश का मौसम नहीं हुआ तो धान का खेती नहीं हुआ, गेहूं का सीजन आया तो गेहूं में जमीन में नमी नहीं है, पूरा दरार मतलब कैसे फटा हुआ है, मतलब सुखाड़ पड़ा हुआ है, तो भी खेती नहीं हो पाएगा। पानी पटाएंगे तुरंत सूख जाएगा, और जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है कि पानी का लेयर ही नीचे चला जाएगा, तो पानी भी नहीं मिल पाएगा, सिंचाई का व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि मानसून पर निर्भरता, हम लोगों के पास में उतना कोई खास विकास नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी हम लोग सिंचाई कर सके, कभी भी खेती कर सके, हर एक मौसम का लाभ उठा सके। जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी में सबका खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके पास थोड़ा मोटर का व्यवस्था है और बोरिंग किया हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहा है कि पानी पटा करके मूंग पैदा कर रहा है, खेत को फालतू में पड़ने नहीं दे रहा है। लेकिन बाकी लोगों के पास नहीं है ना, और जब वो पटवाने के लिए पैसा देगा, उतना में तो वो नया खरीद सकता है, जितना वो पूंजी लगाएगा उतना में तो आ ही जाएगा, तो वो नुकसान रहेगा। जैसे कि मेरे घर में भी एक बार लगाया गया था मूंग, तो पटाने में ही पैसा उतना दे दिए, कुछ तो निकला ही नहीं उसमें से। पूंजी लगाया, जुताई कुड़ाई सब हुआ, और पटाने में सब पैसा चला गया। रिटर्न तो कुछ प्रॉफिट आना चाहिए ना, जो मेहनत की वो भी नहीं आया, तो ये नुकसान हो गया ना। तो फिर उस दिन से ये काम होना बंद हो गया है। तो ये काम कौन करेगा, जिसके पास सब चीज का व्यवस्था है, मोटर है, पानी है,
सब चीज का मतलब जितना होना चाहिए व्यवस्था है, कृषि का माध्यम है, वही चीज से उसको फायदा हो सकता है, हम लोग का फायदा नहीं हो सकता है। तो मानसून पर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हम लोग का खेत परित रह जाता है कि धान का सीजन आएगा, बारिश होगा तब मोरी बुनाएगा, नहीं तो नहीं। सिंपल सा ऐसा ही चलते हैं। नहीं बारिश हुआ तो इन साल खेत ऐसे ही पड़ल रहेगा। तो हम लोग मौसम पर बहुत ज्यादा ही निर्भर हो गए हैं। हम लोग अभी तक उतना विकास नहीं किया है कि मौसम को हटाओ यार और हम लोग अपना तरीका से खेती करो। ऐसे अभी तक हम लोग विकास नहीं हुए हैं। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं कृषि में। नंबर 4 है बाढ़, अकाल तथा सूखे की विभीषिका। आपदा समझ लीजिए, किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो कृषि पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। सूखा आ गया है तो खेती ही नहीं होगा, जमीन में नमी रहेगा तब ना फसल निकलेगा, बिना नमी के फसल बीज बनेगा ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग को काफी सतर्क रहना चाहिए। हम लोग को पहला ही से सब चीज तैयारी कर लेना चाहिए। पीछे वाला साल का 1 साल का एक्स्ट्रा हम लोग को हमेशा रखना चाहिए कि बाई चांस अगला साल नहीं होगा पानी नहीं तो उसका भी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। और अगर अच्छा तरीका से सब कुछ विकास रहता है कृषि वाले सेक्टर में, मोटर्स, पानी और ये सारा चीजें का सिंचाई का अच्छा से व्यवस्था, मौसम और अगल बगल में, क्योंकि मौसम तो भाई डिपेंड करता है पेड़ पे, पेड़ जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा मौसम वहां का रहेगा। अगर वो सब चीजें ठीक रहता तो हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलता, और ये जब देखने को मिलता है तो कृषि खत्म कर देता है। जैसे अभी गैस सिलेंडर का हड़ताल चल रहा है ना, वैसे कृषि जब खराब होता है ना तो अनाज का हड़ताल होता है, महंगाई बढ़ता है। जो चावल तुमको 10-20 रुपए किलो मिल सकता था मार्केट में, वही 50 रुपए किलो हो जाएगा, 100 रुपए किलो हो जाएगा वही चावल को खरीदने में, अगर खाली 1 साल अकाल पड़ जाए। हमको जहां तक याद है, अमीन, हमको जहां तक याद है, हमने जिसको बोलते हैं घट्ठा, घट्ठा खाए हैं घट्ठा खाए हैं जब हम बचपन में थे ना, बच्चा लगभग, हमको जहां तक याददाश्त है तो 5-6 साल के तो होंगे, तब तो याद है। वैसन सिचुएशन में हम लोग घट्ठा तक भी खाए हैं, हमको याद है अच्छा से। ऐसा उस समय का हालत था हम लोग का गरीबी बहुत खतरनाक था। मम्मी तो बोलते हैं ना कि जब हम लोग का टाइम था ना तो अकाल चलता था, बढ़िया से खेती नहीं होता था, तो अरारोट की रोटी खाते थे। अब पता नहीं अरारोट क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो जमीन के नीचे फरता है, शकरकंद जैसा ऐसा कुछ होता है, और उसको पीस करके फिर उसको रोटी बना के खाना होता था। मम्मी बोलते हैं कि हम लोग के टाइम में ऐसा हुआ था, और हम लोग भी बचपन में ऐसा लाइफ जिए हैं भाई। तो ये सब हुआ है किसकी वजह से, जब किसी तरीके का अकाल पड़ता है तब, और कभी कभी सूखा पड़ता है, कभी कभी बाढ़ आता है, तभी तो अकाल पड़ेगा। कभी बाढ़ आ गया, जैसे कि इन साल हुआ था, पूरा सबका धान उन जो था पूरा बर्बाद कर दिया, सब पानी में डूब गया, पूरा खत्म हो गया। एक पिछले साल में मेरा मौसी के घर उधर से मतलब आया था ये फोन में कि पूरा फसल इधर का बर्बाद हो गया। वहां बर्फ ही बर्फ गिरा, पूरा पूरा पत्थर गिरा बड़ा बड़ा, सारा का सारा गेहूं नष्ट। गेहूं का मौसम में पूरा का पूरा सब्बे का खेत दम ऐसे ही सन्नाटा हो गया। ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जब भी ऐसा घटना घटेगा तो वैसन सिचुएशन में अकाल पड़ जाएगा, और अकाल पड़ेगा तो हर एक एक चीजें महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी फिर नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हम लोग को सेफ्टी के लिए 1 साल एक्स्ट्रा का अनाज रख लेना चाहिए। हम लोग हमेशा घर में बेचते हैं ना कुछ भी अनाज, जो भी मेरा घर में थोड़ा सा तो अनाज होता है, और उतना ही बेच भी देते हैं, 10 कट्ठा में ज्यादा कुछ है नहीं, तो कुछ बेच देते हैं, गांव के लोग ही खरीद लेता है। लेकिन हम लोग पहले रख लेते हैं अपना खाने के लिए कि इतना में इतना दिन खा लेंगे। जैसे होता है ना कि एक कोठी इतना है तो 1 साल खा लेंगे, ऐसे करके हम लोग गिन के चलते हैं। तो बाकी बचता है तो मम्मी बेच देती है। तो ये चीज को याद रख लेना है कि कभी अकाल जैसा सिचुएशन आए तो हम लोग को पहले से तैयारी होना चाहिए, ताकि हमको दूसरा पर डिपेंड ना रहना पड़े। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सबका सबका घर में, जिसका घर में अनाज था पहले से, जिसका थोड़ा खेती होगा, उसका बचल होगा खाना पीना, दाल भात चोखा भी चल रहा है तो बड़ी है लॉकडाउन की सिचुएशन में, कोरोना में। बाकी लोगों के पास तो ये भी नहीं था, खरीदने में हालत खराब हो रहा था। बहुत सारा लोगों का जनसंख्या उस टाइम देखा गया था कि भूखल मर गया था, बिना खाना के मर गया था। तो अगर हमारा कृषि जहां नष्ट हुआ ना, कृषि खत्म, पूरा लैब खत्म हो जाएगा, चाहे आप कितने ही पैसा वाला रहिए, अनाज ही नहीं मिलेगा तब पैसा तो नहीं खा सकते है ना। तो ये चीजें बाढ़ और सुखाड़ की वजह से हो सकता है, प्राकृतिक कोई भी आपदा हो सकता है। नंबर 5 है खेती के पुराने अवैज्ञानिक तरीके एवं निम्न उत्पादकता। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं।
हमारे पास क्या है कि खेती के पुराना तरीका है, अवैज्ञानिक, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारा जितना भी गांव में लोग कर रहा है खेती, सब लोग पुराना जमाना से चलते आ रहा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना कि नया वर्जन आता है तो नया अपडेट होना चाहिए, कृषि अभी तक पुराना तरीका से चल रहा है, नया अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन जिसके पास एकड़ों में हजारों एकड़ जमीन है ना, वो लोग अपडेटेड रहता है। आपका फसल अभी भी मोबाइल में ऐसा ऐप्स आया हुआ है, आपका फसल अगर किसी तरीके से पत्ता पीला हो रहा है या उस पर किसी तरीके से कीड़ा लग गया है, तो मोबाइल से स्कैन करिए, आपको पूरा बता देगा कि आपके पौधा में ये बीमारी है, तो इसका इलाज ये है, आप ये वाला इस पर खाद डालिए या छिड़काव करिए, तो आपका ये फसल ठीक हो जाएगा। एडवांस हो गया लोग, लेकिन गांव के लोग कहाँ एडवांस हुआ है? गांव का लोग कोई एडवांस नहीं हुआ है। एक बार स्थिति ऐसा हुआ था कि जो टिड्डा था ना, फतिंगा, पूरा फसल को ही खा जाता था, सब खत्म कर देता था एक ही बार में। वैसन सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए था, कोई आइडिया नहीं था और सबका फसल बर्बाद हो गया था। युग सिर्फ डटिया दिखता था, फसल खत्म, पत्ता उत्ता सब खत्म, सिर्फ डांट दिखता था कि डटिया कुछ है वहां पे, सूखा सूखा जिंदा रहता था लेकिन डटिया सूखल रहता था, सिर्फ ऐसे दिखता था। तो हम लोग इतना पीछे कृषि में है, इसका रीजन यही है सर कि हम लोग पुराना जमाना से चलते आ रहे हैं। अब पुराना जमाना में जैसे लोग करता था ना, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि अभी भी हर बैल से खेत जोतते हैं। हर बैल से खेत जोतने में मौसम पता नहीं चलता है, 10 दिन एक्स्ट्रा चला जाता है, जबकि हमको 10 दिन पहले खेती लगा लेना चाहिए था ताकि अच्छा ढंग से वो बड़ा हो पाए। लेकिन हम लोग हल बैल से जोतते जोतते 10 दिन ज्यादा हो जाता है, 15 दिन ज्यादा हो जाता है। ट्रैक्टर का जमाना है भाई रे, लपेट दो दम तुरंत 10 मिनट में खेत पूरा जोता गया, ऐसे होना चाहिए था। तो ये चीजें भी है, जैसे पहले हम लोग का खेती करते थे ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो नहीं होगा भाई तो फसल का कहाँ से बढ़िया होगा। संकर बीज आज के जमाना में आ गया है, और लोग अभी भी ऐसा इस्तेमाल करता है कि धान पीटे हैं और इसको बोलते हैं कि दिनौरा रखल है बिहन, कि उसको बाद में बुनेंगे मौसम आएगा तो, और उसमें से सारा बीज निकलता ही नहीं है ढंग का। जब हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो क्या होता है कि बीज को छाट के देता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, जिसमें से उपजने का ज्यादा मात्रा रहता है, वो वाला हम लोग को मिलता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा फसल ज्यादा होगा। लेकिन घारी वाला बुन देंगे तो कोई उसमें से निकलेगा, फसल बनेगा, कोई नहीं बनेगा, तो क्योंकि उसमें बहुत सारा पिचका हुआ भी रहता है। लेकिन मार्केट में सब छाट के देता है, पैकेट में बंद करके देता है, वही धान रहता है, बस फ्रेश कर देता है। तो हम लोग के आज के जमाना का भी तरीका को अपनाना चाहिए ताकि हमारे कृषि आगे बढ़ पावे। उपाय ठीक करने का, इसी का जस्ट अपोजिट करते जाइए, उसके अलावा भी उधर लिखे हैं, लेकिन अपोजिट जब करते जाएंगे तो आप उतना ही में आपको उपाय भी मिलते जाएगा। नंबर 6, उन्नत खाद, उन्नत बीज का अभाव। जो अभी बताए हैं यही चीज वही इसमें आ गया है कि उन्नत खाद, जो हम लोग को खाद चाहिए बढ़िया वाला, बेहतर वाला, उसका कमी है हमारे यहाँ। जैसे कि कुछ लोग का देखा होगा शॉर्ट्स में ऐसा आता है कि छोटा सा ऐसे रहता है रुआ जैसा, और गमला में डाल देता है, उसमें पानी डालता है, मिट्टी बन जाता है बड़ा, और उसमें बीज निकलता है। ऐसा तरीका से मतलब हमारे पास जो खाद वगैरह होना चाहिए बढ़िया, जिससे कि फसल अच्छा उपज होवे और जमीन भी खराब ना होवे, ऐसा हमारे पास उतना अभी तक विकास नहीं किया, और लोग उसका भी इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है लोग, यूरिया, जो कि एक बेहतर चीजें है, लेकिन ये नुकसान भी करता है क्योंकि ये एसिड केमिकल होता है, अम्ल होता है, और जमीन को नुकसान कर देगा। तो हम लोग को कंट्रोल में भी यूरिया खेत में डालना है। इसके अलावा में भी और एडवांस बहुत सारा हुआ है, लेकिन वो सब खाद थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, तो लोग नहीं एफर्ट कर पाता है। लेकिन जो बड़े बड़े कृषि करते हैं वो लोग डालते हैं। आने वाला टाइम में तो कुछ ऐसा होने वाला है कि कृषि किसान नहीं करेगा, बल्कि उसका जमीन किसी को दिया जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी को सरकार रख लेगा अपना तरीका से, और कहेगा कि हम उस कंपनी को ये देंगे खेती करने को जो हमको अच्छा उपज करके देगा, और ऑर्गेनिक, मतलब रसायन वाला नहीं, एकदम साफ सुथरा खेती होना चाहिए। तो वैसे लोग फिर खेती करेगा, अपना किसान का टीम रखेगा और अपना तरीका से काम करेगा, और सरकार को उसका बेनिफिट देगा। इसके लिए तुम भीष्मा फिल्म देख सकते हो, ठीक है ना, उसमें ये चीजें बताया गया है। बहुत जगह पर ऐसा ही होता है, ठीक है ना, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है। तो ओसन सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, उन्नत खाद, उन्नत बीज, मतलब बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। जितना बेहतर हो सकता है खाद मिले मार्केट में, उसका इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं और अच्छा होगा, धान और अच्छा होगा, जो भी कुछ लगाएंगे अच्छा ही होगा। अब अगर उन्नत बीज रखेंगे, संकर नस्ल का बीज रखेंगे बढ़िया वाला, तो वो और हमें बड़ा बड़ा
मतलब कि दाना निकलेगा तो और हमको ये मुनाफा का ही काम करेगा। नंबर 7 है सिंचाई सुविधा का अभाव। ये तो है भाई, सबके पास है, अभी भी हम लोग के पास में है, मेरा घर में भी है, तुम्हारा घर में भी है। हम लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में क्या मोटर्स और वगैरह सब चीजें है, सिंचाई का व्यवस्था है कि अभी जा करके मूंग लगा लें, ऐसा तो नहीं है। अभी का मौसम को ऐसे ही फालतू में बहाने देते हैं, जमीन ऐसे पड़ा हुआ रह जाता है, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि मेरे पास में कुछ है नहीं। कमीन, अगर हमारे पास में रहता सुविधा सर, सिंचाई का व्यवस्था रहता तो हम जमीन को फालतू में जाने नहीं देते। सब मेरे पास है तो क्यों जमीन को फालतू में जाने दें, उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उससे भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं है मेरे पास में। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि मौसम बारिश होगा तो धान बुनेंगे, मोरी कबाड़ेंगे, फिर धान रोपेंगे। गेहूं वाला में बारिश नहीं हुआ तो गेहूं वैसे रह जाएगा। लेकिन गेहूं का भी एक मौसम होता है जो पानी छोड़ एक ना एक 2 बार दे देता है, नेचुरली पानी मिलना चाहिए उसको और नेचुरली मिलता भी है। अब अगर नेचुरली पानी ना होवे तो क्या हमारे पास में व्यवस्था है सिंचाई का कि गेहूं को भी हम टाइम टू टाइम पानी दे सके ताकि वो बढ़िया तरीका से विकास करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा कृषि पीछे ही रह जाएगा और वैसे मौसम में फिर हम खेती ही नहीं कर पाएंगे। तो खेती नहीं कर पाएंगे तो उस साल का टर्नओवर जो खेती का होना चाहिए वो कम जाएगा, और जैसे कम हुआ महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, दिक्कत होगा खरीदने में। नंबर 8 में है पूंजी की कमी। ये सभी लोगों के पास में है, हम लोगों के पास में भी है। हम लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है कि हम लोग खेती पर लगा सके पैसा और खेती से अच्छा उपज निकाल सके, अच्छा से अच्छा चीजें उसमें यूज करें। हम लोग के पास पैसा रहता तो करते, पैसा का कमी है तो हम लोग सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान देते हैं, जोताने का पैसा और कभी खाद का जरूरत पड़ता है तब वाला। बीज तो हम लोग घर में से पुरानके वाला बुन देते हैं। सिंचाई हम लोग का आहरा वाला आ जाता है, या मौसम से थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है उसी से। हमने बहुत जगह देखा है क्योंकि हम लोग के पास में आहरा है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि खेती हुआ कि पानी हुआ कि नहीं हुआ, एक बार हुआ जम गया पानी, उतना में काम हो जाता है। हमने बहुत जगह पर देखा, जैसे मेरा नानी घर में और भी बगल बगल और एरिया में, वहां पर सिर्फ ऊपर से पानी जमीन पर गिरा उसी से फसल होगा। ऐसा नहीं कि आहरा से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है वहां पे। सबका धान हो रहा है बड़ा बड़ा लेकिन बीज निकल ही नहीं रहा है, जिसको बोलते हैं मुंजार, और वैसा ही सबको काटना पड़ रहा है। जानवर को खिला दिया, फिर जितना पैसा लगाया कुछ तो मिला ही नहीं ना, पूरा नुकसान चला गया है। तो हम लोगों के पास में पैसा की कमी है सर, जिसकी वजह से हम लोग कुछ ढंग से नहीं कर पाते हैं, ना सिंचाई का व्यवस्था करवा पा रहे हैं, बोरिंग्स वगैरह नहीं करवा पा रहे हैं, अच्छा बीज यूज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर पैसा रहता, पूंजी रहता हमारे पास में तो हम सब कुछ क्वालिटी वाला चीज करते। जब क्वालिटी वाला बीज लगाएंगे, क्वालिटी वाला खाद डालेंगे तो क्वालिटी वाला फसल मिलेगा, तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी क्वालिटी वाला ही मिलेगा। नंबर 9 कहता है भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। जो अभी समझाए थे खेत वाला, यही वाला लाइन है, ठीक है ना, ये पूरा लाइन इसी में आ गया है कि भूमि का उपविभाजन। विभाजन तो किए सर, ये एक मेरे पास में खेत है, इसको बंटवारा कर दिए 2 हिस्सा में, लेकिन इसको फिर से और बंटवारा कर दिए और छोटा छोटा भाग में। ये तो सिर्फ आरे ही आरे दिख रहा है, इतना छोटा छोटा भाग में। ये जो पूरा आरी वाला क्षेत्र है ना, 1 फीट का, वो मेरा पूरा जमीन खा जाता है। थोड़ा सा में फसल हो रहा है और बाकी सब आरी निकल रहा है। उस सभी आरी को हटाते तो उसमें कितना सारा फसल हो सकता था। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ कि भूमि का उपविभाजन, बंटवारा में और बंटवारा। हम लोग के घर में होता है ना कि 2 भाई है, 4 भाई है, बंटवारा हुआ, ओकर बाल बच्चा भी 4-4 गो है और बंटवारा हुआ, ओकरो 4 बाल बच्चा और बंटवारा हुआ। एक वक्त आएगा नहीं कि जमीन कुछ बचेगा ही नहीं किसी के पास में, तो दादा दिल को तो हमर है, अब हम देंगे नहीं, ऐसे ऐसे हो जाता है नौटंकी। तो भूमि का उपविभाजन या अपखंडन मतलब बंटवारा करना, इससे भी हमारा खेती पीछे रह जाता है। जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना आरी की संख्या बढ़ेगा और उतना ही एरिया हमारा कवर हो जाएगा, उसमें खेती हम नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत होगा भाई। नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, नंबर 1 और नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अशिक्षा, लोग खेती तो कर रहा है लेकिन खेती के बारे में कितना जानता है। बिना खेती के बारे में कुछ जाने बस खेती करते चलो, मतलब ट्रैक्टर से जोतैया हो रहा है और भगवान पानी दे रहे हैं, बस खाद एक बार बूंद देना है, हो गया खेती। इसमें आपको जो धान का उपज मिल रहा है या जो बीज मिल रहा है ना, आपको उसमें से एक बार पिछला साल मेरा घर में ऐसा ही हुआ था, धान इतना हुआ, आधा खखरी अब आधा धान। अब भाई तुम खुद ही सोचो, जितना हमने फसल किया
आधा बच गया ऐसा ही, और आधा में धान निकला, मतलब फसल निकला, तो ये नुकसान ही ना हुआ। इतना ये भी अगर धान बनता तो दुगना फायदा था ना। तो ये खखरी बनने का रीजन क्या था, जो बेस्ट चला गया मेरे पास की, हमने शिक्षित नहीं था उस टाइम में कि हमको फसल के टाइम में ये चीजों का ध्यान देना चाहिए था। इस टाइम में निकौनी करना है, इस टाइम में खाद डालना है, इस टाइम में कौन सा दवाई का छिड़काव करना है, नहीं आइडिया था, कुछ नहीं पता था। तो हम वही भगवान भरोसे रह गए हैं, पानी मिला, खाद, जो हमको जितना नॉलेज था कि ये भाई रे, तो ये हो गया हालत। अगर हमको पता रहता तो हम क्या करते, सुधार लेते कुछ ना कुछ। एक वा एक जो मेरा बना था ना ये, उन सभी में चावल का दाना भर जाता, और वो हमको दुगना फायदा देता। तो लोगों को हर सेक्टर में शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स कर लिए सर, पढ़ाई कर लिए तो हो गया, नहीं, ये मतलब ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है कि सीधी सा बात है, आप जिस भी सेक्टर में रहे, उस सेक्टर का महारत हासिल हो जाए आपके पास, ताकि उसमें आप पीछे ना रहे। जैसे अभी पढ़ रहे हैं 9-10, हम लोग सोचते हैं कि कोर्स है भाई, इसको पूरा कर लेना है, पास हो जाएंगे 10वां, बहुत चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो शिक्षा लिए हैं उसका आपने कहीं यूज किया या नहीं, जो आपको समझाया जा रहा है क्या आप उस समझ रहे हैं, आपका जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे भी कि नहीं। अगर आप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे जो आपने पढ़ा है, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। आपका टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, कोई काम का नहीं। अगर आपको लगता है कि हमने पढ़ा सर, काम का चीजें है, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे, तो पढ़ाई का मतलब निकलता है। अब अगर हम खेती में हैं, कुछ लोग ऐसा बोलता है ना कि बिना पढ़ले भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना पढ़ले या अशिक्षित आदमी भी करोड़ों कमा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहता है उसको उतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बस उसका डिग्री नहीं होता है कि हमने क्लास नहीं किया या ये नहीं किया, जा जा करके 2-2 घंटा पढ़ा नहीं। वो पढ़ाई करता है सेल्फ, खुद से, खुद से किताब खरीदता है, खुद से स्टडी करता है, उससे खुद से मेहनत करता है। कभी भी उसका जो चीज का जरूरत पड़ता है उसको तुरंत सीखना पड़ता है, तब वो प्रॉफिट में रहता है। लेकिन हम लोग सिर्फ 9वां 10वां पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि भाई रे बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है ना, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ता है। जो चीज के बारे में उसको चाहिए, जिस चीज में जानना चाहता है, जैसे कृषि के बारे में, तो क्या वो 9, 10, 11, 12 पूरा पढ़ेगा, पूरा विषय पढ़ेगा? वो किसान है, किसान के लिए सिर्फ किसान चीज पढ़ेगा, किसान वाला, कृषि वाला, एग्रीकल्चर का किताब सिर्फ पढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा वो। तो वो पढ़ाई हुआ कि नहीं? किसान को भी पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर बनता है तो क्या उसको कृषि के बारे में पढ़ना जरूरी है? 9-10 में थोड़ा नॉलेज मिला, वो अलग चीज है, लेकिन जब वो डॉक्टर बनेगा ना, तो फिर डॉक्टर का पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, चाहे सेल्फ पढ़े चाहे तो टीचर के माध्यम से पढ़े। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर तुम बिना पढ़े लिखे कुछ भी कर सकते हो, ऐसा है ही नहीं। अब अगर तुम करने का कोशिश किया, तो वो भी कहीं ना कहीं तुमको पेरेंट्स या गार्जियन या समाज से सीखा होगा, और उसको ही शिक्षा बोलते हैं, जहां से आप कुछ सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो कृषि में भी बिना सीखले जो खेती करेगा वो पूरा प्रॉफिट नहीं निकाल सकता है, और जो सीख के खेती करेगा वो एक भी नुकसान में पैसा नहीं जाने देगा, या कभी भी नुकसान में रहेगा ही नहीं, हमेशा उससे दुगना पैसा निकाल लेगा। जैसे ये एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मेरा साथ में हुआ, उस टाइम में मेरा साथ में ही नहीं, लगभग अपना गांव के क्षेत्र में लगभग लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ था कि उसमें उस समय में बहुत ज्यादा निकला था, या क्या बोले भूसा ज्यादा निकला था, खखरी। उस सिचुएशन में सबका ज्यादा खखरी निकला था उस समय में। और एक चीज तो और है, जो लाल वाला था ना, मेरा लाल वाला धान, लाल वाला धान जो निकला था उसमें ये ज्यादा चीज हुआ था, दाना कम निकला था और खखरी ज्यादा निकला था। और जिसमें पीला वाला धान था ना, उसमें चावल ज्यादा था, खखरी कम था। तो धानों पर भी डिपेंड पड़ता है कि हमको कौन सा धान लगाना चाहिए था जिसमें ज्यादा उपज पड़े। तो जिसको नॉलेज रहेगा वो धान को सोच समझ के लगाएगा। हम लोग क्या करते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, हम लोग का पेरेंट्स लोग, मेरा मम्मी भी मेरा बात नहीं मानती है। धान खरीदना है ना, तो वो जाकर दुकानदार से पूछेगी या 10 बगल वाला आदमी के कि कौन वाला धान वाला लगाया था, हम ही वाला लगेगा। ऐसे उनको इतना साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 10 साल का, कि हमने 10 साल में कौन सा धान लगाया और कौन सा धान ज्यादा अच्छा पैदा हुआ और कौन सा धान हमको नुकसान दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है पिछला साल का कैलकुलेशन से। अब वो इस चीज का हिसाब नहीं रखता है और अभी जाता है नया वाला पर। नया मार्केट में आया वो तो ठीक है कि हम उसको एक बार लगा के देखते हैं, लेकिन हर साल आप पिछला ही वाला लगा रहे हैं, लेकिन पिछला से सीख नहीं रहे हैं कि ये वाला लगाए थे तो नुकसान किया था, तो ये वाला लगाएंगे फिर तो ये फायदा किया है। ऐसे करके, जब ऐसे करके सोचते हैं ना, तब आपको कृषि में फायदा होता है। आपको प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ेगा।
दूसरा लोग कह रहा है उसी के बदौलत आप नहीं चल सकते हैं, तो फिर उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इन साल जो धान हुआ था उसमें मम्मी बोले थे कि ये वाला धान बेच देंगे, ये हाइब्रिड खरीद के लगाए थे ना, तो सब लोग बेच दिया, तो हम बेचेंगे, क्या कि खाने में बढ़िया नहीं लगता है। कैसे पता है कि खाने में बढ़िया नहीं लगता है, बिना खेले कैसे कह सकते हैं। तो हम मना कर दे कि हमको तो ये धान पसंद है, चावल बड़ा बड़ा है, और बड़ा बड़ा चावल खाने में मजा आता है। बाराती में भी देखा होगा, बड़ा बड़ा चावल ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो हम नहीं बेचने दिए। और आज वही खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है पिछला साल के मुकाबले। जो पिछला साल वाला चावल था छोटा छोटा, वो उतना खास नहीं था, लेकिन इन साल वाला चावल ज्यादा अच्छा है, जिसको मम्मी बेचने को बोल रही थी। बिक जाता दूसरा की बात पे, लेकिन हम बेचने नहीं दिए। जिसको नॉलेज रहेगा वो सोच समझ के काम करेगा, जिसको नॉलेज नहीं रहेगा दूसरा की बात पे चलेगा। सिंपल सा है। पढ़ना इसलिए जरूरी है हर सेक्टर में, कृषि रहे, एजुकेशनल में, डॉक्टर का पढ़ाई पढ़िए, इंजीनियर का पढ़ाई पढ़िए, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, उसका आपको पढ़ाई पढ़ना ही पड़ेगा। तब आप उसमें ज्यादा बेहतर हो पाएंगे, नहीं तो फिर नॉर्मल लोगों जैसा रह जाएंगे, और जैसे वो चल रहा है हम भी वैसे चलेंगे। ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में एक व्यक्ति है क्लॉस्टन, ये कुछ कहना चाहते हैं। इनका कहना है ना कि भारत में पिछड़ी जातियां तो है ही, हम लोग जानते हैं सर कि भारत में सर पिछड़ा जाति बहुत ज्यादा है, अनुसूचित जाति जनजाति बहुत ज्यादा लोग, हम लोग भी अनुसूचित जाति में ही आते हैं, हम लोग पूरा, यहाँ कोई भी नहीं है सर जो अनुसूचित जनजाति में आता हो, या तो फिर ऊपर का लेवल में, हम लोग सारा का सारा अनुसूचित जाति में आते हैं सब लोग, हम भी तमिल। तो भारत में पिछड़ा जाति तो है भाई, हम लोग भी पिछड़ा जाति ही है, और भी लोग पिछड़ा जाति ही है, ठीक है ना। गांव में लगभग लोग पिछड़ा जाति ही है, ठीक है। तो यहाँ पिछड़ा हुआ जाति तो है ही सर, साथ में यहाँ पर पिछड़ा हुआ उद्योग भी है, लोग भी पीछे हैं, यहाँ का उद्योग धंधा भी पीछे है, और जो सबसे ज्यादा पीछे है ना वो है यहाँ कृषि, उसमें भी सबसे ज्यादा पीछे है। इन लोग तीनों में से सबसे ज्यादा जो पीछे है वो है कृषि। इसका दुर्भाग्य है ऐसा कि सब चीजों में कृषि और पीछे है। कृषि के बारे में उतना किसी को नॉलेज नहीं है, जो करना है भाई परंपरा से चल रहा है वैसे ही करते चलो, जैसे 10 लोग कह दिया हम भी वही धान बूंद देंगे, वही खाद लगा देंगे, जितना भी डालना होता है सब वही कर देंगे, लेकिन अपना दिमाग से नहीं सोचने वाले हैं, और अपना दिमाग से सोचोगे तो दिक्कत होगा लोगों को। ये चीजें हैं, ठीक है। जो सरकारी किसान होता है ना, तो उसको सरकार तरफ से बहुत सारा चीजें का सुविधा मिलता है, बीज देगा उसको, जैसे महानपुर में मिलता है ना, अपना अपना जो ब्लॉक होता है ना वहाँ पे बीज आता है, आपको ये बीज लगाना है, आधार कार्ड दीजिए, आपको खाद मिलता है, सब चीजें मिलता है वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को ये क्या बोलते हैं ना, घास निकालने वाला मशीन ऐसे मिलता है, सब चीजें मिलता है, लेकिन लोग उसका भी भरोसा नहीं करता है, लाता है बेच देता है, लेकिन उसका यूज नहीं करता है। बताओ यार, तुम पढ़े लिखे नहीं जिसकी वजह से ये सब गलतियां कर रहे हो, पढ़ लिख लेता कृषि के बारे में तो कृषि कम से कम ढंग से करता, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम तो है दोस्त, इसको से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके वजह से अगर बिहार में कृषि को दूर करना है पिछड़ापन को, तो ये चीजें हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि इसका अपोजिट कर दीजिए, ये भी है और ये भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी एकदम परफेक्टली है, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के निम्नलिखित उपाय है, या निम्न उपाय है, ये आपको लिखना चाहिए, उसके बाद आंसर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर। पहला रीजन जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पर क्या बोला गया था, अत्यधिक जनसंख्या, यहाँ पर बोल दिया उसको कंट्रोल कर लीजिए। इसमें जो चीजें समझाए थे जस्ट इसमें आ जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट, कि जनसंख्या जैसा ही कंट्रोल करेंगे इतना खेत बटाएगा नहीं, आरी का जो एक फीट का जो स्क्वायर बन रहा है ना, वो जमीन मेरा बचेगा और उसमें कृषि हो जाएगा, बहुत अच्छा अनाज उपज होगा। ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर प्रचंड बेरोजगारी, छिपा हुआ बेरोजगारी भी उसमें नजर आएगा। जहाँ 5 मजूरा का जरूरत था वहां पर 8-8 मजूरा लगल रहना। हम लोग का गाँव में से है बड़ा बड़ा जो लोग है ना, जिनका खेती बढ़िया बढ़िया है, वहां पर बुलाते 10 रुपये को 15 को पहुंच जाती है, और वो मना भी नहीं कर पाते हैं कि चलो अब आ गया तो रोक दो हाली हाली। और जबकि 5 गो ऐसा है, 5-6 गो ऐसे आरी पर बैठल रहती है, हमने खुद देखा है, मजूरी बन रहा है और देखे कि आ गया, अरे थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, ऐसे होता है। अगर घर भी ढलाता है ना तो उस समय में भी ऐसा ही होता है, 20-25 गो का जरूरत है तो उसमें 30 आदमी लगल रहेगा, 5 गो का एक्स्ट्रा, और बैठल रहेगा, देखेगा कि मालिक भाग लो तो हाथ लगा दे, थोड़ा सा एक आध दो टप उठा दो, प्रॉफिट निकल आएगा। अगर उस टाइम में बैठल रह जाएगा ना तो मालिक डांटेगा, कहेगा कि तुम जाओ, तुमसे काम नहीं होगा, तो उस टाइम भगा देगा वो। तो भाई रे, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जनसंख्या बढ़ता है तो बेरोजगारी भी बढ़ जाएगा, कृषि पर बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा,
तो कृषि पर बोझ बढ़ेगा भाई, तो मजदूरी भी देना पड़ेगा उसको फ्री में, तो बिना काम के ही मजदूरी देना पड़ेगा। और प्लस में खेती को भी बंटवारा ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, उप विभाजन हो जाएगा। तो कृषि जब उप विभाजन होगा तो उसका स्क्वायर जो जमीन है ना वो फालतू में जाएगा मेरा। इसकी वजह से हम लोग को जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, हम लोग को खेती के लिए जितना जरूरत है उसको पानी, जैसे सपोज दैट कि गेहूं के लिए हम लोग मिनिमम एक पानी देते हैं, मिनिमम एक पानी दे देते हैं, आराम से हो जाता है गेहूं, उतना हो जाता है जितना में होना चाहिए। और मैक्सिमम 3 पानी लोग देता है, और कुछ लोग 2 पानी देता है। हमारा खेत बहुत ऊंचाई पर है, टीला पर, वहां पर एक पानी मिलना मुश्किल है, तो गेहूं जल्दी लगता ही नहीं है, मसूर लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी जब गेहूं लगता है तो पहले पूछ के कि पानी मिलेगा, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है पटा देंगे इंसान है मोटर आल। तो या नदी में पानी जमा हुआ रहता है तभी बोलता है कि नदी में पानी है तो पटा देंगे, तब वहां पर एक पानी मिल जाता है, मुश्किल से एक पानी, उतना ही में गेहूं होता है जो होता है सो। तो अच्छा से तो होता नहीं होगा, एकदम छोटा छोटा होता है, पौधा छोटा, दाना छोटा, कम निकलता है, जस्ट यही। तो हम लोग को सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए, जितना उसको पानी चाहिए उतना मिलना ही चाहिए, अगर उतना नहीं मिलता है तो नुकसान होगा। अब धान में सर, धान हमेशा कहता है कि हमारा पानी में डूबल रहने दो, और आप इसको सुखा देते हैं, तो धान उतना बेहतर ढंग से चावल नहीं बना पाएगा, उतना परफेक्टली उसमें चावल नहीं बनेगा, तो भूसा ज्यादा निकलेगा, उसमें खखरे ज्यादा निकलेगा, धान में चावल नहीं बन पाएगा। तो हमको जो चाहिए जितना चाहिए उतना देना है, पानी तो देना है हर हाल में, चाहे जो हो जाए। अब मूंग लगा लिए, मूंगवा लगाए तो ये छोड़ दिया, उसके बाद में सोचेंगे कि जैसे जाएंगे ना तोड़े तो ये तोड़ देंगे तो निकल जाएगा, तो लगा के देखिए और जाकर देखिए तोड़ के, बिना पटेले तो मूंग बुनेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, जलाम भी नहीं करेगा इतना लहरिया में। पहले पटा लीजिए या पहले जोत लीजिए, मूंग बुन के पटा दीजिए, तभी वो निकल पाएगा। और उसको हर 4 दिन 7 दिन पर पटाना पड़ेगा, अगर नहीं पटाते हैं तो फिर वो बढ़ेगा ही नहीं, फसल देगा ही नहीं बढ़िया से, बीज मिलेगा ही नहीं उसमें। तो ये सब चीजें हैं, बहुत बार देखा होगा कि किसी किसी का मूंग जो होता है ना छोटा छोटा भरता है, आखिर का मूंग बढ़िया एकदम तगड़ा रहता है, उसको तो लोग तोड़ तोड़ के भी खाता है। तो वैसन सिचुएशन में उसमें उसने क्या किया, खाद अच्छा दिया, पानी टाइम टू टाइम दिया, जो चीज उसको जरूरत था ना वो सब चीज दिया, तो उसका मूंग बढ़िया हुआ। और अधिकतर मूंग में जिसका अपना होगा ना डीजल, ये सब उसका ज्यादा बढ़िया होगा। अच्छे का डीजल घर में नहीं होगा या मोटर नहीं होगा ना, 1-2 बार पटा दिया फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया कि पैसा लगे थे ना, एक आध बार और पटा दे ऐसे करके, तो उसका बीज छोटा छोटा बनता है। तो हमको ये चीज का ध्यान देना है, सिंचाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नंबर तीसरा, बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल प्रबंधक। हम लोग का जो इन साल हुआ था धान के टाइम में, बाढ़ आना, पानी इतना आ गया कि भाई सबका धान ही डूब गया, बाढ़ आया सब पूरा भवन ही तोड़ दिया। देखा ना जी, इधर साइड में जाकर के नदी किनारे पूरा बाढ़ आया, पूरा भवन तोड़ दिया, तो उतना तो नुकसान हो गया ना सरकार का फ्री का। तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने का उपाय हम लोग को पता होना चाहिए, और ये सब चीजें हम लोग को गूगल में मिलेगा भी बाढ़ नियंत्रण के बारे में। तो बाढ़ नियंत्रण हमको होना चाहिए, और बेहतर जल प्रबंधन, अगर समय ऐसा आए सर तो हम लोग को पानी मिल पावे फसल के लिए। जैसे हमारा आहर जो है, हम जब बचपन में थे तो हमको याद है 5-6 साल के हुए होंगे, उस टाइम में आहर एक बार टूटा था, सारा का सारा फसल ऐसे तबाह हो गया था, सबका चला गया था, ठीक है ना, पूरा फसल खत्म। और 1-2 साल पहले भी आहरा टूटने के कगार पे था, टूटने से बच गया, तुरंत जेसीबी आया, पूरा आहरा एकदम ऊंचा ऊंचा कर दिया, खन दिया 4-4 5-5 फीट, पानी स्टोर होने लगा। कुल मिलाकर के देखा जाए सर तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को बहुत कंट्रोल से चलना पड़ता है, अगर कंट्रोल से नहीं चले तो नुकसान होने वाला है। तो कृषि करने से पहले तैयारी इतना होना ही चाहिए आपके पास में। नंबर 4, उन्नत बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग। इसमें हमने जो देखा था कि लोग अवैज्ञानिक तरीका से खेती कर रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर ढंग का बीज जो मार्केट में अभी मिल रहा हो, संकर नस्ल या और बेहतर से बेहतर बीज जो बन पाया हो। आज के जमाना में तो आम लगा रहा है तो उसमें गुठली नहीं हो रहा है, इतना एडवांस हो गया है। तो सोचने वाली बात है ना दोस्त, ऐसा तो कुछ करिए, लेकिन लोगों का उतना दिमाग नहीं है, विश्वास ही नहीं करते हैं गांव के लोग, कैसे कैसे हो सकता है कि गुठली नहीं होने वाला है। ऐसे कौन सा आम है भाई जिसमें गुठली नहीं होगा, बीज नहीं होगा। तुम लोग कभी भी ऐसा अंगूर खाया है क्या जिसमें तुमको दांत में उसका बीज जो है ना आया हो, कभी भी नहीं, किस्मत से भी नहीं खाया होगा। हमने हाल ही में 4-5 दिन पहले घर में अंगूर आया,
दांत में कड़ कड़ खाली कर रहा है, उसमें अंगूर का वो बीज बड़ा बड़ा एकदम, चार पांच पांच को बीज निकल रहा है। अंगूर का स्वाद ही बिगड़ गया पूरा, पूरा कसाई लग रहा है जब बीज चिबा रहे हैं तो। मतलब कि कैसे बोलते हैं, जामुन जैसा, जामुन जैसा बीज था उसका, इतना बड़ा बड़ा। अंगूरवा इतना बड़ा था तो उसका बीजवा इतना बड़ा बड़ा था, तीन तीन चार चार गो। तो वो कुछ अलग टाइप का अंगूर होगा। और बहुत सारा अंगूर खाया, उसमें बीज नजर ही नहीं आया। छोटा सा रहता है लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें नजर आया था। और भाई कौन सा बीज होगा वो, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ना चेंजेस, जिसके वजह से कुछ ऐसा बीज भी निकला। आम है जिसमें बीज ही गायब है, कुछ तो टेक्नोलॉजी हुआ होगा जिसके वजह से उसमें कुछ चेंजेस हुआ उसका बीज में। बहुत सारा लोग तो आज के जमाने में घर में प्रैक्टिस कर करके और इसका यूज कर रहा है। ये क्या बोलते हैं, अमरूद, डंठल कहीं से तोड़ करके लाता है और लगा देता है और उसमें फरता है बड़ा बड़ा अमरूद। मेरा घर में जो अमरूद है कुछ ऐसा ही से है, उसका नीचे का ऐसा है ना जड़, कबाड़ करके ला करके रोपा हुआ है और उसी से फलता है। तो अधिकतर चीजें जो है ना लोगों को एडवांस होना पड़ेगा कि ऐसे भी कहीं फसल हो सकता है, लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसे भी हो सकता है। मेहंदी कबाड़ के लाओ, तोड़ के लाओ, रोप दो, जलम जाता है। ये क्या बोलता है, तुत कबाड़ के लाओ, रोप दो, जलम जाता है। तो ऐसा लोगों को भरोसा नहीं होता है, लोगों को लगता है नहीं कि जब तक बीज बुनेंगे नहीं तब तक होगा ही नहीं। थोड़ा दिमाग तो लगाओ भाई, हो जाता है। आपको कोई भी पेड़ का अगर चाहिए कि हमको इसको डंडियों तोड़ के लगा देना है, तो उसको पहले कटिंग कर दीजिए। कटिंग करके वहां पर मिट्टी और जो भी बेहतर हो सकता है उसको बांध दीजिए, पहले कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक छोड़ दीजिए। वहां पर अंकुरन निकल जाएगा, अंकुर जाएगा, उसका जड़ निकल जाएगा। और फिर यहाँ से इस डंटी को काट के जमीन में डाल देंगे। अब वो जड़ जमीन में चला जाएगा, अब वो पेड़ डायरेक्टली फल देगा। बड़ा होने का भी जरूरत नहीं है, जितना में था उतना ही वो फल देने लगेगा। उसके लिए 5-6 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे कि आम लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, वो आपको अगला साल से ही देने लगेगा फल। ये सब चीजें तो ये पता होगा तब ना लोग करेगा, पता ही नहीं तो कहाँ से करेगा। तो आपको हर सिचुएशन में तकनीक का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा भाई। बेहतर बीज, बेहतर कृषि, बेहतर तकनीक, सब जब बेहतर रहेगा तो सब कुछ आपको बेहतर ही बेहतर मिलेगा। लेकिन लोगों के पास बेहतर नहीं है। अगला है कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह। ये बहुत हम इंपॉर्टेंट इस चीज को समझते हैं। हम जानते हैं कि सर कि अभी जितना भी किसान है सब लगभग गरीब किसान है। और अधिकतर हमने ये भी जाना है कि किसान गरीब ही होता है, अधिकतर किसान गरीब ही होता है। जिसके पास 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा खेत है, जिसके पास एकड़ों में है भाई रे, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, वो लोग अमीर होता है। क्योंकि उसके पास में फसल इतना हो ही जाता है ना कि बेचने से ज्यादा हो जाता है, खाने से ज्यादा हो जाता है। बेचता भी है, खाता भी है, रखता भी है, फैमिली को भी देता है, ये होता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जो गरीब किसान है उसके लिए कुछ संस्था वित्त का अधिक प्रभाव, मतलब कि उसको पैसा से रिलेटेड उसको मिलना चाहिए कुछ, जैसे लोन वगैरह, कर्जा जिसको बोल सकते हैं, बैंक लोन दे या कोई भी संस्था उसको लोन दे किसी भी तरीका से, ताकि वो खेती अच्छा ढंग से कर पावे। और किसान के लिए जो लोन होता है ना, उसमें काफी मार्जिन मिलता है। उसको उतना शुद्ध ब्याज नहीं लिया जाता जितना नॉर्मल हम लोग खरीद लेते हैं और उसको ब्याज देते हैं। उन लोग को थोड़ा कम ही सूद पर उसको दिया जाता है ब्याज, मतलब कम ब्याज पे उसको दिया जाता है लोन। तो यही चीज इसमें है कि कृषि संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह होना चाहिए, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कर्जा मिलना ही चाहिए, जिससे कि और बेहतर ढंग से खेती कर पावे और दम निफिक्र होकर के। ऐसा नहीं कि मेरे पास इन साल खेती करने का पैसा नहीं है, पैसा लगावेंगे तो खेती से फिर पैसा आवेगा कि नहीं, इसका गारंटी भी सरकार लेता है कि किसान को टैक्स बेस भी नहीं लगता है, किसान का टैक्स ही नहीं लगता है। तो कृषि का अगर पैसा नुकसान में जाता है तो 50% पैसा माफ। ऐसे किसान जो सरकार होता है किसान के लिए कुछ स्कीम लागू करता है। तो ओवरऑल सब जगह देखा जाए तो किसान को मदद देने का तो माध्यम है, सरकार भी मदद कर रहा है कुछ तो कुछ, और बाकी लोगों को खुद से एडवांस होना पड़ेगा। जितना भी प्रॉब्लम्स बताया गया है और जितना भी इसको उपाय है, अगर इसको लागू करता है कोई भी किसान, उसका फसल में ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा। वो हर एक चीज में उसका बीज का जो क्वालिटी है ना दिखेगा कि हाँ ये तो कुछ है भाई, पिछला साल से इस साल फसल ज्यादा हुआ है। हम लोग कभी कभी ऐसे बतियाते हुए सुनते होंगे मम्मी सबको जो कृषि करते हैं कि इन साल कितना हो गेहुआ, तो तौलाने के बाद जब गेहूं कट जाता है ना थ्रेसर में, तो तौलाने के बाद इन साल इतना होले, पिछला साल इतना होले, इन साल कम गेले गेहुआ, नए होले बढ़िया। काहे न होले बढ़िया था? आपने ये नोटिस किया कि आपने पिछले साल में कितना ध्यान दिया था और इन साल कितना ध्यान दिया?
अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा गलती से कम हुआ है। पिछले साल में 2 पानी पटाए थे, खाद अच्छा से दिए थे, गोबर वाला खाद का भी इस्तेमाल किए थे और इन साल में सिर्फ 1 पानी पटाए हैं और खाद 1 ही बार दिए हैं। उतना के हिसाब से तो ठीक ही हुआ ना। और आप तो ध्यान नहीं दिए थे तो कहाँ से ठीक होगा। आपको ये छोटा-छोटा पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा और वही गलती दोबारा फिर नहीं करना चाहिए कि पिछला साल ये नुकसान हुआ था इसके वजह से, अगली बार हम तैयार रहेंगे। एक बार हुआ था कि ये आहरा में इतना पानी आ गया था ना पिछला साल ही शायद, कि पूरा आहरा को खोल के रखना पड़ गया था। सबका फसल जितना धान रोपाया ना लगभग सबके आधा से दह गया था। धान ऊपरे से कबाड़-कबाड़ के दह गया था। सबका धान पूरा डूबा हुआ था। और वही जब धनवा काटे के टाइम आया तो पन्नी और मार के फिर ओकरो भी तबाह कर दिया। मतलब उन साल पूरा के पूरा तबाही रखल था, आपदा रखा हुआ था। आपको उस टाइम में सोचना पड़ेगा। हर एक चीज का, हर एक सिचुएशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे देखभाल कर सकते थे वैसे सिचुएशन में। आरी को मजबूत बनाइए ताकि आपके खेत में पानी उतना औकात से ज्यादा ना हो जाए। हमारा खेत में खुद हुआ भाई कि आरी सब तोड़ते तोड़ते पूरा सब धान ही बह गया, आधा ज्यादा धान ही बह गया, कुछ बचा ही नहीं है। खेती हुआ सब छेहर छेहर पूरा धान निकला कटाई टाइम में। तो ऐसा सिचुएशन हुआ था एक साल जब पानी बहुत ज्यादा बह रहा था। उसी समय जब हम गए थे ना मट्टी इस बांधने आ रही को, तो बिछा उसी समय मार दिया था हाथ में और उसी समय हम फेंका गए थे हम करहा में, पूरा चिताने फेंका गए थे, मोबाइल वोबाइल सब करहा में। खैर कुछ नहीं हुआ, घर आ गए थे आराम से उठ करके, तो बेहोश टाइप में हो गए थे। बहुत मतलब कि कृषि का जो लाइफ है ना किसान का, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है भाई, लेकिन अगर वो थोड़ा शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा, हर एक काम को ढंग से करेगा तो हमेशा मुनाफा में ही रहेगा, लॉस में तो नहीं रहेगा। ठीक है, आपको ये चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बार से जब भी कोई काम करेंगे कृषि से रिलेटेड तो आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फसल के प्रकार की, हम लोग अपना एरिया में क्षेत्र पे कितने तरह के फसल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।